हेलो फ्रेंड्स, टू एटी सरकारी में आपका स्वागत है। मैं मयंक शुक्ला जीएस के नेशन में आपका स्वागत करता हूं। हमारी सीरीज चल रही थी मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत, इसके थ्रू हम लोग पढ़ रहे थे खिलजी वंश। इसके थ्रू हम लोग खिलजी वंश डिस्कस कर रहे थे। खिलजी वंश के पहले हम लोगों ने गुलाम वंश के पहले हम लोगों ने मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण को पढ़ा था। भारत में अरबों और तुर्कों ने कब आक्रमण किया, कैसे आक्रमण किया, इसकी जानकारी हमने आपको दी थी। उसका हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। देखो, भारत में अरबों का आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? अरबों का आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। लेकिन जो 712 ईस्वी था उसमें मोहम्मद बिन कासिम पहला अरब भारत आया था। मोहम्मद बिन कासिम पहला अरब भारत आया था 712 में मोहम्मद बिन कासिम भारत आया था। मोहम्मद बिन कासिम आया था, है ना। बट उससे पहले भी भारत में युद्ध हो चुके थे, है ना। डेरियस प्रथम ने भी युद्ध भारत पर अटैक किया था, लेकिन वो सफल नहीं हुए थे। 712 में पहला आक्रमण जब हुआ मोहम्मद बिन कासिम का, तो उसने मकरान के तट जो है ना, मकरान जो इस समय पाकिस्तान में है, मकरान के तट से मरु प्रदेश, मकरान के तट से होकर मरु प्रदेश के रास्ते से ये सिंध आया। मतलब जो मोहम्मद बिन कासिम था, ये कहां से आया था भाई? मकरान तट जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, मकरान तट के मरु प्रदेश नामक स्थान से होते हुए खैबर दर्रा को पार करके ये सिंध पहुंचा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई सिंध पहुंचा उस समय, ये जो अरबों ने आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, भारत में बहुत सारे शाही राजा उस समय थे, है ना। तो ये क्यों जीत गए, या महमूद गजनवी ने विजय कैसे प्राप्त की? क्या भारत के राजाओं में इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी? हाँ, उसका एक कारण ये था, कि दाहिर जो था, जो एक राजा दाहिर था, सिंध का शासक दाहिर था। इसने क्या किया भाई? इसने सपोर्ट नहीं किया, इसने भारतीयों का सपोर्ट नहीं किया। सिंध बहुत बड़ा एक प्रांत था, और इसको हराने के लिए या मोहम्मद भारत आया तो दाहिर ने भारतीयों का साथ नहीं दिया था, और दाहिर के साथ न देने की वजह से ही ये भारत आ गया था। अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में आके क्या क्या किया था, ये हमने आपको डिस्कस किया था, लेकिन थोड़ी चीजें शायद नहीं होंगी आपके लिए। मोहम्मद बिन कासिम ने आते आते क्या किया था भाई? जजिया कर लगाया था। क्या लगाया था भाई? जजिया कर। मोहम्मद बिन कासिम ने, ये हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले क्या लगाया था? जजिया कर। जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला पहला कर था, जिसको अरबों ने शुरू किया था। जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर था, जो कि किसके द्वारा शुरू किया गया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा या अरबों के द्वारा। इसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि उसने ऊंट पालन, खजूर उत्पादन और दिरहम मुद्रा सिंध क्षेत्र में चलाई। सिंध क्षेत्र में शुरू की, ठीक है, सिंध क्षेत्र में शुरू की। सिंध क्षेत्र में शुरू की। ये अरब आक्रमण हम लोग पढ़ रहे हैं, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, सिंध क्षेत्र में शुरू की। अगर क्वेश्चन आता है कि ऊंट पालन किसने शुरू कराया? अरबों ने। खजूर उत्पादन भारत में किसने शुरू कराया? अरबों ने। दिरहम जो मुद्रा होती थी, उसको किसने शुरू कराया? अरबों ने, है ना। और ये जजिया कर किसने लागू कराया? अरबों ने। ये शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। अच्छा, इसका जो उल्लेख है, इन सबका उल्लेख है, वो किससे मिलता है? बिलहारी की एक पुस्तक है, बिलहारी की पुस्तक है एक, उस पुस्तक का नाम है, बिलहारी की एक पुस्तक है किताब अल
बरहम, किताब अल बरहम से इसकी जानकारी मिलती है। और एक 1216 में चचनामा पुस्तक आई, चचनामा पुस्तक है, उससे भी इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो बिलहारी की पुस्तक किताब अल बरहम और चचनामा से सिंध अरबों की जानकारी मिलती है। अरबों के आने के बाद जब अरब यहाँ पे आए तो अरबों ने सबसे पहला काम क्या किया था भाई, इस्लाम धर्म का प्रचार किया था, भारत को लूटा था, भारत की सांस्कृतिक धरोहर जितनी थी उनको नष्ट कर दिया था। इनके जाने के बाद, अरबों के जाने के बाद तुर्क आक्रमण होता है। ठीक है, पहले भारत ने अरबों के आक्रमण को झेला, उसके बाद आ गए तुर्क, तुर्क आक्रमण शुरू हो जाता है। अब देखो, तुर्क आक्रमण शुरू होने से जो तुर्कों ने क्या किया था, जो अरबों के द्वारा काम छूट गया था, जो अरबों के द्वारा काम भारत को लूटने में छूट गया था, उसको तुर्कों ने आकर पूरा कर दिया। उसको तुर्कों ने क्या कर दिया, पूरा कर दिया। तुर्की जो व्यवस्था थी वो एक संगठन पर आधारित थी। जो तुर्की व्यवस्था थी वो एक किस पर आधारित थी, संगठन पर आधारित थी। तुर्की राज्य व्यवस्था संगठन पर आधारित थी और ये संगठित होकर लूट करते थे, है ना, संगठित होकर ये लूट करते थे। अच्छा, तो सबसे पहला जो तुर्क आक्रमण हुआ था वो मुसलमानों ने किया था, है ना। अब बोलोगे सर तुर्क मुसलमान तो होते ही हैं, नहीं, तुर्क इनमें भी बहुत सारी जातियां बटी हुई थी। तो उनमें जो मुसलमान थे, तुर्क मुसलमान, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया और वहां पर पैगंबर चलता है, खलीफा, खलीफा शब्द। इस खलीफा शब्द का तुर्की लोग मतलब क्या समझते थे, इस खलीफा शब्द से मतलब ये था कि जो खलीफा है ये धरती पर उत्पन्न भगवान है, धरती में व्याप्त भगवान का रूप है खलीफा। खलीफा जो बोलते थे वही होता था, धरती पर जो भगवान का रूप है वही है खलीफा। मोहम्मद पैगंबर के बाद इस्लाम के खलीफा अल-बरूक, उमर और उस्मान अली हुए। किनके बाद, मोहम्मद पैगंबर, जो पैगंबर साहब थे, पैगंबर साहब को भी खलीफा कहा गया है। हमने बोला है खलीफा शब्द से मतलब क्या होता है कि धरती में साक्षात रूप से भगवान का अवतार हुआ है। ठीक है, तो मोहम्मद पैगंबर साहब जो थे, जो जिन्होंने हिजरी सम्मत शुरू किया था, मक्का और मदीना में बहुत पवित्र स्थान है मुसलमानों का। हजरत मोहम्मद साहब के बाद जो खलीफा हुए उनके, वो कौन थे, अबू बकर, उमर और उस्मान अली। अबू बकर, उमर और उस्मान अली खलीफा हुए पैगंबर साहब के बाद। इसके बाद खलीफाओं की जो प्रारंभिक राजधानी थी, खलीफाओं की प्रारंभिक राजधानी क्या कहां थी, मदीना, है ना, वही मक्का मदीना। खलीफाओं की जो प्रारंभिक राजधानी थी, खलीफा शब्द का अर्थ हमने अभी आपको बताया है कि धरती में उत्पन्न भगवान का रूप खलीफा को माना जाता था। खलीफा जो बोलते थे वही होता था। और हजरत मोहम्मद साहब के बाद खलीफा कौन बने थे, अबू बकर और उमर अली। ठीक है, इसके बाद खलीफाओं की राजधानी मदीना थी, मदीना थी। लेकिन मदीना कब थी, जब मोहम्मद साहब थे। मोहम्मद साहब के बाद जैसे ही उमर अली और अबू बकर ने खलीफा का पद धारण किया तो इन्होंने क्या किया, राजधानी को मदीना से चेंज कर दिया। राजधानी को मदीना से चेंज करने के बाद ये कहां ले गए, तो राजधानी दमिश्क कर दी। दमिश्क, सीरिया की जो समय राजधानी है दमिश्क, दमिश्क ले गए। बाद में अब्बासी खलीफा, भाई खलीफाओं में बहुत सारे चेंजेस हुए थे। बाद में एक अब्बासी खलीफा हुए थे। अब्बासी खलीफाओं ने दमिश्क से राजधानी की चेंज करके बगदाद डाल दी थी। तो खलीफाओं की राजधानी जो चेंज हुई थी, सबसे पहले मदीना, मदीना के बाद खलीफाओं की जो राजधानी थी, राजधानी परिवर्तन कैसे हुआ, सबसे पहले मदीना हुई, मदीना के बाद दमिश्क और दमिश्क के बाद बगदाद। ठीक है, ये इनका राजधानी परिवर्तन था। खलीफा कौन कौन हुए थे, उमर अली और अबू बकर, उमर अली और अबू बकर। किसके बाद, पैगंबर के बाद, पैगंबर साहब के बाद खलीफा उमर अली और अबू बकर हुए थे। उसके बाद इन्होंने राजधानी, पैगंबर के सामने मदीना राजधानी थी, उसके बाद दमिश्क हुई, उसके बाद बगदाद राजधानी हुई। इसके बाद यही आता है, खलीफाओं ने जैसे ही राजधानी
बगदाद बनाई, तो बगदाद राजधानी बनने के बाद यामिनी वंश का उद्भव हुआ। यामिनी वंश, ठीक है, यामिनी वंश पनपा। यामिनी वंश, अच्छा यामिनी वंश की स्थापना किसने की थी? तो यामिनी वंश की स्थापना की थी अलब्तगीन ने। एक नाम आता है अलब्तगीन, फिर नाम आएगा सुबुक्तगीन, फिर आएगा महमूद गजनबी, ठीक है। तो अलब्तगीन ने क्या किया था? यामिनी वंश का संस्थापक कौन था? अलब्तगीन। यामिनी वंश का संस्थापक था अलब्तगीन, ठीक है। और इसका एक पुत्र था सुबुक्तगीन। अलब्तगीन का पुत्र था सुबुक्तगीन, जिसने भारत पर आक्रमण किया। अलब्तगीन का पुत्र था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन ने भारत पर आक्रमण किया, भारत पर पहली बार आक्रमण किया। जो अलब्तगीन ने यामिनी वंश की स्थापना की। अलब्तगीन का एक पुत्र था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया, और यह आक्रमण किसके विरुद्ध था? शाही राजा दाहिर। शाही राजा दाहिर के ऊपर यह आक्रमण हुआ था। शाही राजा दाहिर के ऊपर यह आक्रमण हुआ था। अब से ये जो दाहिर था, दाहिर ने क्या किया था? सुबुक्तगीन के साथ जैसे युद्ध किया, और तो ये दाहिर हार गया था। दाहिर हार गया था, लेकिन जैसे ही शाही राजा दाहिर को सुबुक्तगीन ने हराकर जैसे ही उत्तर पश्चिम प्रांत से भारत आया, हमेशा यही स्थल से भारत आए हैं, है ना। ये जो यहां से जम्मू कश्मीर के नक्सल आते हैं ना, ये जो एरिया आता है ना, तो उत्तर पश्चिम, ये उत्तर ये पश्चिम, यहां से ये लोग अटैक करते थे। तो जैसे ही सुबुक्तगीन ने शाही राजा दाहिर को हराया, दाहिर को हराकर भारत में एंट्री की, वैसे ही भारत का विनाश फिर से शुरू हो गया। अभी भारत ने अरबों के आक्रमण को रिकवर नहीं किया था। अभी भारत ने अरबों के आक्रमण को रिकवर नहीं कर पाया था। तो ऐसे ही तुरंत क्या हुआ कि तुर्कों ने आक्रमण कर दिया। और तुर्क कौन था? पहला सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन कौन था? अलब्तगीन का पुत्र। सुबुक्तगीन ने आक्रमण कर दिया, और सुबुक्तगीन, अब एक व्यक्ति है यहीं पे अलब्तगीन के राज दरबार में, एक व्यक्ति है महमूद गजनबी। महमूद गजनबी, जैसे ही ये सुबुक्तगीन ने भारत पर आक्रमण करके दाहिर को हराया, और दाहिर को हरा के भारत में एंट्री की, तो उसने क्या किया? महमूद गजनबी बहुत प्रभावित हुआ। भाई एक एक सूचना उनको मिल रही थी, अब कहां पहुंचे? दाहिर को भी हरा दिया, सिंध को भी हरा दिया, अब हम लोग गुजरात की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर हम लोग अवध की तरफ आ जाएंगे, फिर हम लोग बिहार की तरफ बढ़ेंगे, भाई, है ना। तो ऐसे ऐसे करते करते जैसे ही यहाँ पे बातें हो रही थी, तो ये सारी बातें सुन रहा था, और बातें सुनते सुनते ही भाई उत्साहित हो गया। उत्साहित होने के बाद इसने अलब्तगीन से क्या किया? परमिशन ली। अलब्तगीन से परमिशन ली, और इसने भारत आने का इसने प्रस्ताव रखा कि भाई हम भी भारत जाएंगे। जैसे ही इसने भारत जाने को सोचा, तो अलब्तगीन ने बोला ठीक है तुम भी भारत जाओ। अब देखो, सुबुक्तगीन ने पहले भारत पे आक्रमण किया अरबों ने, उसके बाद भारत पे आक्रमण किया तुर्कों ने। एक तुर्की शासक था सुबुक्तगीन, उसने आक्रमण किया। जैसे ही वो आक्रमण करके थोड़ा फ्री हुआ, महमूद गजनबी ने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया, ठीक है। महमूद गजनबी ने बोरिया बिस्तर बांधा और बोला कि हम भारत जाएंगे। तो उसने क्या किया? अब महमूद गजनबी की एंट्री हो जाती है भारत में। महमूद गजनबी की एंट्री हो जाती है। अब महमूद गजनबी क्या करेगा? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि महमूद गजनबी ने जब भारत पर आक्रमण किया, महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया, तो उसका उल्लेख किसने किया था? एक विद्वान था हेनरी एलियट। एक विद्वान था हेनरी एलियट। हेनरी एलियट ने इसका वर्णन किया है। याद रखना भाई, महमूद गजनबी का आपकी आक्रमण का वर्णन किसने किया है? हेनरी एलियट ने। अरबों के आक्रमण का वर्णन किसने किया था? किताब अल बरहम। किताब अल बरहम
है ना, में और चचनामा 1216 में चचनामा लिखी गई थी। चचनामा में अरबों का वर्णन है। विद्वान हेनरी एलियट ने महमूद गजनबी का वर्णन किया है। अच्छा, महमूद गजनबी ने क्या किया था सर? महमूद गजनबी ऐसा शासक था जिसने सबसे पहले अपने आप को सुल्तान घोषित किया। सबसे पहले इतिहास में सबसे पहले सुल्तान घोषित किया अपने आप को। वह राजा था भाई महमूद गजनबी। इतिहास में सबसे पहले इसने अपने आप को सुल्तान घोषित किया। और बगदाद के खलीफा, हमने आपको बताया कि राजधानी कहां थी? बगदाद। इसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की। सुल्तान की उपाधि धारण की। उस समय बगदाद का खलीफा कौन था? कादिर अल्लाह। बगदाद के खलीफा, बगदाद के खलीफा कादिर अल्लाह, कादिर अल्लाह से सुल्तान की उपाधि ली। सुल्तान की उपाधि धारण की। अब देखो, पूरी तरह से महमूद गजनबी भारत पे आक्रमण करने को तैयार था। भारत पे आक्रमण करने को तैयार था। अब महमूद गजनबी ने 17 बार भारत पे आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया भाई? 17 बार। और इसका एकमात्र उद्देश्य था, इसका एकमात्र उद्देश्य था भारत को लूटना। इसका उद्देश्य क्या था? भारत को लूटना। कोई इस्लाम धर्म का प्रचार नहीं, कोई अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना नहीं था, ना ही संस्कृति को, सिर्फ इसका था धन को लूटना, भारत से धन को लूटना। इसने 17 बार आक्रमण किया। 17 बार आक्रमण किया। अब देखो, 17 बार आक्रमण करने में इसके प्रमुख आक्रमण कौन कौन से थे? प्रमुख आक्रमण कौन कौन से थे? इसके प्रमुख आक्रमण थे 1001। ये इसने भाई 1000 से 1027 तक आक्रमण किया था। 1001 ईस्वी में इसने जयपाल को हराया था। जयपाल को हराकर उसके राजपाट को लूटा था। 1006 में इसने नागरकोट पर आक्रमण किया था। नागरकोट को लूटा था। 1012 में इसने क्या किया था? थानेश्वर को लूटा था। थानेश्वर, ठीक है। और 1000, थानेश्वर हरियाणा में है। 1012 और 13 में इसने क्या किया था? कन्नौज को लूटा था। 1012 में मथुरा को लूटा था। मथुरा, कन्नौज बाद में था इसका। मथुरा को लूटा था। 1016 कन्नौज को लूटा। और 1025 सोमनाथ। ये इसके कुछ प्रमुख आक्रमण थे। 1001 में शाही राजा जयपाल को हराया। 1006 में नागरकोट पर आक्रमण किया। 1012 में थानेश्वर पर आक्रमण किया। और 1012-13 में मथुरा पर आक्रमण किया। पहले मथुरा था, फिर कन्नौज था। 1016 में कन्नौज और 1025 में सोमनाथ। इसका मतलब ये इसका पहला आक्रमण था। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि महमूद गजनबी ने पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? जयपाल। और आखिरी आक्रमण जाटों के विरुद्ध था। याद रखना, जाटों के विरुद्ध। आखिरी आक्रमण जाटों के विरुद्ध था। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है कि जब इसने सोमनाथ, भाई आप लोग ये जानते हो कि सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा? महमूद गजनबी ने लूटा। बात उस समय सोमनाथ का जो एरिया था उसका राजा कौन था? उसका राजा था भीम प्रथम। जब इसने सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था तो सोमनाथ मंदिर में भीम प्रथम का शासन था। भीम प्रथम का शासन था। याद रखना, भीम प्रथम का शासन था उस समय जब इसने लूटा था। अब जब महमूद गजनबी ने एंट्री की तो भीम प्रथम ने तिलक को सेनापति, एक हिंदू था, एक हिंदू तिलक को सेनापति बनाया। उसका नाम था तिलक को सेनापति बनाया। तिलक को सेनापति बनाया। लेकिन महमूद गजनबी की आंधी चल रही थी। उस आंधी में तिलक और भीम प्रथम सब बह गए थे, उड़ गए थे। आंधी और पानी चल रहा था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि एक रियासत और थी अनहिलवाड़। इसी के बगल में एक रियासत थी अनहिलवाड़। अनहिलवाड़ की जो रियासत के जो मालिक थे उसने युद्ध किया था।
युद्ध किया था महमूद गजनवी ने। सोमनाथ मंदिर को बचाने के लिए बहुत से प्रयास किए गए थे, बहुत से प्रयास किए गए थे। ठीक है, तो इतना इसके बाद आ जाता है। अब देखो तुर्कों ने उसके बाद इसने क्या किया, पंजाब और मुल्तान में तुर्कों की स्थापना की। पंजाब और मुल्तान के क्षेत्र में इसने तुर्क साम्राज्य बसाया। भाई कहां बसाया था? पंजाब और मुल्तान में इसने तुर्क साम्राज्य बसाया था। इसका जो दूसरा आक्रमण हुआ था ना, पहला आक्रमण जयपाल के विरुद्ध था और दूसरा आक्रमण 1004 में मुल्तान के विरुद्ध था। यह भी याद रखना, मुल्तान के विरुद्ध था और मुल्तान में इसने तुर्क साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके दरबार में महमूद गजनवी के दरबार में अलबरूनी, किताबुल हिंद के लेखक, फिरदौसी, शाहनामा के लेखक आदि मौजूद थे। अलबरूनी, फिरदौसी आदि मौजूद थे। अब महमूद गजनवी ने जब आक्रमण कर लिया, तो आक्रमण करने के बाद जब इसने भारत को लूट लिया कायदे से, तब उसके बाद इसने पता है क्या किया था? इसने संस्कृति, भाई वहां से ये सीधे बगदाद से कनेक्शन में था, है ना। इसके पहले जो शासक था शुबुक्तगीन ने भारत को लूटा था और शुबुक्तगीन ने क्या किया था? भारत में सांस्कृतिक अटैक ज्यादा किया था। ठीक है, और महमूद गजनवी क्या किया था? भारत में आर्थिक अटैक ज्यादा किया था। लेकिन जब इसका आर्थिक अटैक पूरा हो गया भाई, जब इसका मन भर गया, तब इसने क्या किया? जो हमारे पूर्वज रहे शुबुक्तगीन, उन्होंने सांस्कृतिक चीजों को लूटा था और उनमें कुछ चीजों में असफल हो गए थे। तब उसने क्या किया? इसके बाद में सांस्कृतिक विरासतों को भी इसने नष्ट किया। इसने सांस्कृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक इमारतों का भी ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान लिया और उसको बर्बाद किया। ठीक है, जाते जाते इसने ये भी काम कर दिया था। तो महमूद गजनवी के बारे में इतनी सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, है ना भाई। महमूद गजनवी ने आक्रमण कब, देखो क्वेश्चन यहां से पता है कैसे पूछा जाता है? एक तरफ ये दे देगा, एक तरफ ये देगा, मिला हुआ आराम से, या तो सीक्वेंस पूछ देगा कि महमूद गजनवी के जो आक्रमण थे उनको एक सीरीज वाइज लगाइए। तो पहला आक्रमण जयपाल, दूसरा मुल्तान, उसके नागरकोट, थानेश्वर, और पहला, दूसरा, तीसरा रखना। 1001 में जयपाल, 1004 में मुल्तान और आखिरी जाटों के विरुद्ध। ध्यान रखना, सोमनाथ मंदिर को जब ये लूट के जा रहा था, ये लगभग 1027 में हुआ था। सोमनाथ मंदिर को जब लूट के जा रहा था तो रास्ते में इसको लूट लिया गया था, जाटों ने इसको लूटा था। ठीक है, तो उसके खिलाफ आखिरी जो युद्ध था वो जाटों के विरुद्ध था। ठीक है, सोमनाथ मंदिर के समय राजा कौन था? भीम प्रथम, उसका सेनापति तिलक था। अनहिलवाड़ एक रियासत थी जिसने इसके साथ युद्ध किया था और पंजाब मुल्तान में तुर्क साम्राज्य बसाया था। अलबरूनी, किताबुल हिंद, फिरदौसी, शाहनामा सांस्कृतिक भौगोलिक रियासतें इसने बर्बाद की थी और इसने 1001 में जयपाल से युद्ध किया था। इसके बाद हमने एक चीज आपको बताई थी कि गजनवी का उल्लेख इसने किया था हेनरी एलियस ने इसका वर्णन किया है। हेनरी एलियस ने इसका वर्णन किया है। तो ये महमूद गजनवी आपका पूरा हो गया। अब महमूद गजनवी के बाद आता है मोहम्मद गोरी। महमूद गजनवी के बाद नंबर आता है मोहम्मद गोरी का। हमने आपको इसमें एक चीज बताई थी कि मोहम्मद गोरी का जो इंटेंशन था वो भारत में राज्य करना था, तुर्की साम्राज्य को स्थापित करना था, ना कि भारत को लूटना और भारत को बर्बाद करना। मोहम्मद गोरी जैसे ही आया तो उसके पहले हमने आपको बता दिया था पंजाब व मुल्तान में
तुर्क साम्राज्य स्थापित किया था महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने पंजाब और मुल्तान में तुर्क साम्राज्य स्थापित किया था। मोहम्मद गोरी का पहला अटैक किसके बीच हुआ था? 1175 में मुल्तान, 1175 में मुल्तान के विरुद्ध, 1175 में मुल्तान के विरुद्ध इसका आक्रमण हुआ था। उस समय मुल्तान में करमाथी जनजाति, उस समय मुल्तान में करमाथी जनजाति के मुसलमान, करमाथी जनजाति के मुसलमानों का राज्य था। करमाथी जनजाति के मुसलमानों का राज्य था। 1175 में मोहम्मद गोरी ने क्या किया? मुल्तान पर आक्रमण किया। उस समय मुल्तान पर करमाथी के मुसलमानों का राज्य था। 1178 में इसने भीमदती जो गुजरात का शासक था, भीमदती से युद्ध किया और भीमदती ने मोहम्मद गोरी को पटक के मारा था। ठीक है, भीमदती ने हराया, भीमदती ने गोरी को हराया। ठीक है, गोरी को हराया था। मोहम्मद गोरी महमूद गजनवी की सेना का ही एक सेनापति था। ठीक है, और 1175 में पहला आक्रमण होता है मुल्तान पर करमाथी जनजाति के विरुद्ध। उस समय मुल्तान में कौन था? करमाथी जनजाति के मुसलमान थे। 1178 में इसने गुजरात में भीमदती के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन भीमदती ने इसको पटक के मारा था। इसके बाद 1191 में तराइन का युद्ध हुआ। तराइन का युद्ध हुआ था पृथ्वीराज तृतीय और गोरी के बीच। तो इसमें क्या हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। इसके बाद दोबारा 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें फिर दोबारा ये हुए, लेकिन इस समय गोरी जीता। अब देखो, गोरी जैसे ही जीता तो क्वेश्चन पूछा था कि चूंकि देखो पृथ्वीराज चौहान का जो वंश था, पृथ्वीराज चौहान का जो शासन था वो उत्तर भारत के चारों ओर था, और जैसे ही पृथ्वीराज चौहान की हार हुई 1192 में, तो 1193 में गोरी ने उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया और ये दिल्ली पहुंच गया। उत्तर भारत पर अधिकार करके ये दिल्ली पहुंचा। तो गोरी दिल्ली का पहुंचा था 1193 में। कब? 1192 के तराइन में युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद 1193 में दिल्ली पहुंच गया। अब देखो 1193 में दिल्ली जाने के बाद इसने क्या किया? 1193 में जब दिल्ली गया तो उसके बाद 1194 में दोबारा इसने युद्ध किया। किसके खिलाफ? चंदावर का युद्ध। दिल्ली से पहले इस समय का क्षेत्र जो है वो इटावा कन्नौज का जो क्षेत्र है उसी वहीं चंदावर का युद्ध हुआ था। चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? जयचंद्र और गोरी के बीच। इसी जयचंद्र की वजह से ये पृथ्वीराज चौहान हारा था तराइन के द्वितीय युद्ध में। इसी ने 400 BC की थी जयचंद्र के साथ, और गोरी के साथ ये मिल गया था। ध्यान सुनना, तराइन के द्वितीय युद्ध में जब देखो तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से हारा, तो हारने के बाद जो भी शासक होते हैं या जो भी राजा होते हैं वो एनालिसिस जरूर करते हैं कि हम क्यों हारे। तो जैसे ही अब क्यों हारे उससे कैसे जी सकते हैं। भाई मोहम्मद गोरी ने कम से कम 20 बार सोचा कि पृथ्वीराज चौहान को कैसे हराए, तो उसके दिमाग में एक ही बात आई थी, जयचंद्र। एक बार ये कमरे में बैठा था तो एक मकड़ी जाला बना रही थी। अब मकड़ी जाला बनाए, फिर वो न बना पाए, फिर बनाए, फिर वो नीचे गिर जाए, वो जाला नहीं बना पाते। लेकिन एक बार उसने जब प्रयास करती रही तो उसने एक बार पूरा जाला बना दिया। इसका दिमाग घूम गया। मोहम्मद गोरी उसको मकड़ी को देख रहा था कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और हमारे पूर्वज भी 17 बार आक्रमण कर ही चुके हैं, तो क्यों ना हम 17 बार ट्राई करें। भाई गजनवी 17 बार कर चुका है ना, तो क्यों ना हम भी 17 बार ट्राई करें। अभी तो हमने 2 ही युद्ध हारे हैं, एक भीमवती से हारा और ये इससे हारा, लेकिन दोनों लगातार युद्ध हो गए थे इसके। देखो 1178 में यहाँ और 1191 में यहाँ। ठीक है, तो उसके बाद इसने क्या किया? जयचंद्र को काटा। पृथ्वीराज चौहान की सेना से इसने जयचंद्र को अपनी सेना में मिला लिया, और इसने जयचंद्र को यह कहकर लालच दिया था कि पृथ्वीराज चौहान की जगह तुमको राजा बना देंगे।
ठीक है। तो जैसे ही इसने राजा बना दिया, कन्नौज का राजा बना दिया इसको, लेकिन 1194 में जैसे ही मोहम्मद गौरी दिल्ली में बैठा तो इसको कुछ नहीं सूझा। इसने क्या किया, जयचंद्र पे अटैक करके जयचंद्र को मार दिया और इसका साम्राज्य अपने में मिला लिया। इस तरह से 1194 में जो चंदावर का युद्ध हुआ था, चंदावर का युद्ध जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को हरा दिया था, हराकर उसको मार डाला था। अब 1194 के बाद मोहम्मद गौरी चला, हाँ 1194 के बाद ये भाई शिकस्त हो जाता, भाई दिल्ली जीत लिया, भारत पर राज करने लगा, अब इसको क्या चाहिए, कुछ नहीं। तो 1194 में इसने 6-7 साल खूब शासन किया और 1206 में इसकी मृत्यु हो गई। 1206 में ये गजनी जा रहा था तो ये मृत्यु हो गई थी। उसके बाद दिल्ली, वही दिल्ली में शुरू होता है, इसका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका गुलाम था। इसके जैसे ही यहां से गया तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन की बागडोर दे गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की नींव रख दी। अच्छा, दिल्ली के बारे में एक चीज आप जानते हो, दिल्ली का नाम दिल्ली को किसने बसाया था? दिल्ली को याद करना, थोड़ी चीजें हैं दिल्ली के लिए। दिल्ली को अनंगपाल तोमर, अनंग तोमर एक राजा था, तोमर वंश, तोमर नहीं, अनंग सेंगर वंश के शासकों ने इसको बसाया था। हाँ, सेंगर वंश के शासकों ने इसको दिल्ली को बसाया था। ठीक है, सेंगर वंश के शासकों ने इसको दिल्ली को बसाया था। लेकिन ऐसा माना कि इसका नाम था, सेंगर का नाम आता है, ये सेंगर से पहले भी एक आता है अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर, अनंगपाल तोमर ने दिल्ली को बसाया था। ठीक है, और उसके बाद सेंगर वंश के राजाओं ने इसका नाम दिल्ली रखा था। जब अनंगपाल तोमर ने इसको बसाया था तब उसका नाम था ढिल्ली, ढिल्ली, और कहीं कहीं ढिल्लवी भी लिखा है, कहीं कहीं इसका नाम ढिल्लवी भी लिख के आता है। ठीक है, लेकिन 1170 में उदयपुर, 1170 में उदयपुर में बियोलिया अभिलेख था। उदयपुर में कौन सा अभिलेख था? बियोलिया अभिलेख था, जिसमें दिल्ली शब्द का वर्णन किया गया है। दिल्ली शब्द का वर्णन मिला है। ठीक है, तो देखो दिल्ली को किसने बसाया था? अनंगपाल तोमर ने। अनंगपाल तोमर ने दिल्ली को बसाया था, लेकिन उस समय दिल्ली का नाम दिल्ली नहीं था। सेंगर वंश के राजाओं का भी योगदान दिल्ली को बसाने में रहा है। उस समय दिल्ली था, दिल्ली या कहीं कहीं ढिल्लवी भी लिख के आता है। ठीक है, इसके बाद 1170 में उदयपुर के बियोलिया अभिलेख में दिल्ली शब्द का वर्णन मिलता है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सबसे पहले दिल्ली शब्द का वर्णन कहां मिलता है, तो उदयपुर का बियोलिया अभिलेख। यहां से हम लोग का मोहम्मद गौरी समाप्त हो चुका है। मोहम्मद गौरी से थोड़ी चीज आप लोग याद रखना। हाँ, इसने एक चीज और की थी, वो छूट गया। देखो, जैसे मुल्तान में से गया था ना, मुल्तान में, तो मुल्तान में इसने क्या किया था, पंजाब और मुल्तान का जो क्षेत्र था वहां पे महमूद गजनवी ने तुर्क साम्राज्य स्थापित करके गया था। हमने आपको बताया था पंजाब और मुल्तान में। तो पंजाब में जैसे ही आया तो देखा वहां पे भाई तुर्क साम्राज्य है, हमारा ही साम्राज्य स्थापित है, लेकिन शासन हमारा नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ था, जो गौरी वंश था ना, मोहम्मद गौरी का जो गौरी वंश लोग थे, ये 12वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। और 12वीं शताब्दी में जब जन्म हुआ, और ये पश्चिमी और पूर्वी अफगानिस्तान एरिया में इनका निवास स्थान था। शुरुआत में ये गजनी साम्राज्य के अंतर्गत ही आते थे, लेकिन आगे चलते चलते इन्होंने अपने वंश गौरी वंश को अलग कर लिया। जब ये गौरी वंश को इन्होंने अलग किया तो इन्होंने अपना वंश बढ़ाना शुरू कर दिया। और जैसे ये भारत आया तो भारत में देखा कि पंजाब में भाई तुर्क सत्ता पहले से ही स्थापित है, लेकिन वो तुर्क सत्ता गजनी साम्राज्य वाली है। चूंकि हम गजनी से अलग होकर गौरी वंश बना चुके हैं, तो हम इनको भी भाई बदल देंगे। तो क्या किया इन्होंने, पंजाब का एक शासक था खुसरव। पंजाब का एक शासक था खुसरव। देखो, पंजाब में जब ये आया तो पंजाब में तुर्क सत्ता स्थापित थी।
पंजाब के सारे कामकाज शांतिपूर्वक अच्छे से चल रहे थे, लेकिन वो तुर्क साम्राज्य गजनी के अंतर्गत आता था। चूंकि गोरी लोग गजनी से अलग हो चुके थे, तो गोरी वंश के लोगों ने सोचा कि भाई ये गजनी वंश का, इनको हटाओ, हम अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे। तो इसने अटैक नहीं किया था, इसने खुसरव को किडनैप कर लिया। खुसरव को किडनैप कर लिया और किडनैप करके उसने उल्टा सीधा खुसरव को कहा कि भाई हम वंश गजनी के साथ थे और ये हो गया, हमने उनसे अलग ले लिया, अब पंजाब पर गोरी वंश का शासन चलेगा। तो ठीक, खुसरव ने कहा ठीक है भाई, हम आपका मानेंगे। तो पंजाब में क्या किया इसने, पंजाब में गोरी वंश की स्थापना की, गोरी वंश की स्थापना की। और गोरी वंश की स्थापना कैसे की थी इसने, खुसरव को किडनैप करके, अटैक नहीं किया था, याद रखना, खुसरव को इसने किडनैप किया था। किडनैप करने के बाद गोरी वंश की स्थापना की। तो 1175 में मुल्तान के विरुद्ध करमाती जनजाति में इसने मुसलमानों को हराया था। देखो ये भी जो मुल्तान था, इसमें जो करमाती जनजाति थी, ये भी गजनी के अंतर्गत आती थी। तुर्क सत्ता स्थापित करके गया था पंजाब और मुल्तान। तो देखो मुल्तान में करमाती जनजाति के मुसलमान, ये करमाती जनजाति के मुसलमान गजनी साम्राज्य के अंतर्गत ही आते थे। तो इनको हराकर गोरी वंश की स्थापना की। 1178 में भीम के साथ होती किया, हारा। 1191 में हारा। 92 में इसने जयचंद्र की मदद से तराइन में युद्ध जीता। 1194 में जयचंद्र को हरा दिया चंदावर के युद्ध में, है ना। उसके बाद 1206 में ये मर गया, चला गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। और गोरी ने क्या किया, पंजाब में खुसरव था, पंजाब का शासक खुसरव था, पंजाब में भी तुर्क साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और उसके बाद उसने खुसरव को किडनैप करके, ध्यान रखना, मुल्तान में युद्ध किया था, पंजाब में युद्ध नहीं किया था, किडनैप किया था, ठीक है। तो खुसरव में गोरी वंश की स्थापना की थी। इसी के बीच में दिल्ली का कॉन्सेप्ट आ जाता है। दिल्ली की स्थापना किसने की थी, अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर एक राजा था जिसने दिल्ली की स्थापना की थी। उस समय दिल्ली का नाम दिल्ली या ढिल्लवी था, ठीक है। और उस सेंगर वंश के राजाओं ने भी इसमें अहम योगदान दिया। 1170 के उदयपुर के बियोलिया अभिलेख में सर्वप्रथम दिल्ली का नाम आता है। बियोलिया अभिलेख में सर्वप्रथम दिल्ली का नाम आता है। इसी प्रकार 1276 में बावली अभिलेख था। 1276 का एक बावली अभिलेख था, ठीक है, ये भी पहले लिखना। 1276 का एक बावली अभिलेख था, बावली अभिलेख था जो बलबन से संबंधित था। बावली अभिलेख में बलबन ने इसका नाम योगिनीपुर रखा, योगिनीपुर रखा, ठीक है, योगिनीपुर रखा। इसका दिल्ली का पहला नाम इंद्रप्रस्थ भी था। इंद्रप्रस्थ भी इसका पहले नाम था, ठीक है। और पल्लव पांडवों की राजधानी थी। भाई इंद्रप्रस्थ क्या थी, कौरव पांडव, ये पांडवों की राजधानी थी। इंद्रप्रस्थ क्या थी, पांडवों की राजधानी थी। इसी इंद्रप्रस्थ राजधानी के लिए महाभारत का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। कल हम लोग पूरी डिटेल वाइज गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी से हम लोग पूरी डिटेल जानकारी आपको देंगे और बहुत छोटे छोटे टॉपिक आपको सारी चीजें आसानी से बताएंगे। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।